हेलो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकली इश्यू की वजह से वो वीडियो वहीं तक दे पाया। आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पृथ्वी के द्रव्यमान व घनत्व की गणना का शुरुआत किया था, लेकिन जो है टेक्निकल इश्यू की वजह से कटना पड़ा। तो आगे चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है कैसे निकाला जाए, तो फार्मूला हमारे पास है जी इजक्वल टू स्मॉल जी इजक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। उसी से निकालेंगे तो हमारा मिलता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg अप्रॉक्स में है। फिर घनत्व जो होता है वो हम जो है उसको रो से डिनोट करते हैं। उसका जो फार्मूला है 3g/4π/RE/g, दैट इज़ इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे चलते हैं। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मान में परिवर्तन कैसे कैसे परिवर्तन होता है, चलिए देखते हैं। पृथ्वी तल पर g का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर अधिकतर होता है। जैसे यहाँ जो है ये पृथ्वी हमारी, ठीक, ये हमारी विषुवत रेखा है जो बीच से जाती है, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये ध्रुव है हमारे, ये एन पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो ग्रेविटी होगी यहाँ जो है विषुवत रेखा पर सबसे कम ग्रेविटी, और जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाएंगे वहाँ सबसे अधिक होगी, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। ठीक है, किसके कारण? इसकी स्थिति के कारण, ये चपटी है इस वजह से। फिर आगे चलते हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला पृथ्वी की आकृति तथा अपनी अक्ष के परितः घूमना, जो थोड़ी सी हल्की 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी की वजह से ये भी है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या आर ई होती है, तो आर ई की वैल्यू जो है उसी फार्मूले से निकाल लेंगे। आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपान जी, यानी कैपिटल जी अपान जी एम ई अपान स्मॉल जी। तो आर ई का मान कम होने पर जी का मान अधिक होता है। जैसे भी उसकी त्रिज्या घटेगी, जैसे यहाँ है पृथ्वी की, ये है पृथ्वी की त्रिज्या, जहाँ घटेगी आर, वहाँ जो है जी का मान अधिक हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की से ध्रुवों की ओर जाते हैं, त्यों त्यों आर ई का मान कम हो जाता है, अर्थात जी का मान बढ़ जाता है। फिर आगे पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में भी परिवर्तन आता है, अतः यह कमी अक्षांश के बढ़ने पर घटती चली जाती है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा वैसे वैसे जी के मान में परिवर्तन होता रहेगा। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे, यानी ओमेगा जो है 0 हो जाए, तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ध्रुव पे तो वही रहेगा, बाकी और जगह पे मान में वृद्धि हो जाएगी। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए, अगर कोणीय वेग उसका बढ़ जाता है, तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी हो जाएगी। अगर वेग उसका बढ़ जाए, कोणीय वेग जो है अगर बढ़ जाए, तो जैसे हम लोग अगर कोई दौड़ने लगते हैं, कोई भी चीज़ अगर उसका उसका वेलोसिटी बढ़ जाए तो उसका मास जो है कम हो जाता है, और अगर और ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो थोड़ा उठ के चलने लगती है। जैसे ट्रक जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, मतलब प्रेशर वो उड़ के मतलब थोड़ा सा ज़मीन से हट कर चलने लगते हैं। फिर पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। कैसे? ऐसे जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जो ये बताता है कि पृथ्वी तल से जैसे ही ऊपर जाएंगे, अगर एच बढ़ा आर ई से, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर यहाँ वैल्यू बढ़ी तो जी का मान घट जाएगा। अगर पृथ्वी तल से नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है। ठीक है, तो ये यहाँ हो जाएगा। फिर जी का जो प्रमाणिक मान है वो किस डिग्री पे लिया गया है? ये हमारा 45 डिग्री अक्षांश पर लिया गया है समुद्र तल से। ठीक है, जो हुआ मिला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ग्रेविटेशनल जो रीजन की तीव्रता जो होती है, ठीक है,
वो क्या होती है, चलिए देखते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान पर जितना बल कार्य करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात गुरुत्व बल क्षेत्र कहते हैं। इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल एरिया का, वो इक्वल होगी F/m। ठीक है, यानी एकांक द्रव्यमान पर कोई भी पिंड है, एकांक द्रव्यमान पर उस पर जितना भी बल कार्य करता है वही होता है ग्रेविटेशनल रीजन की इंटेंसिटी। तो F जो है, हम जानते हैं F जो है इक्वल होती है Gm/r²। तो हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू इसकी, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Gm/r²। यहाँ जो है तब सिर्फ पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता इंटेंसिटी उसकी। फिर आगे चलते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। इसकी जो वीमा होती है Lt-2 होती है, वह मात्रक जो होता है न्यूटन पर केजी होता है। आगे चलते हैं। गुरुत्वीय विभव एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना होता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। कोई भी, मान लिया ये गुरुत्वीय क्षेत्र है पृथ्वी का, ठीक है, ये है गुरुत्वीय क्षेत्र इसका है। अब यहाँ कोई पिंड है अनंत पे, इन्फिनिटी पे, ये यहाँ से यहाँ तक लाने में यहाँ जितना भी कार्य करना हो, ये द्रव्यमान मान लिया यम है, या इसको हम 1 kg मान लें, तो उस द्रव्यमान को हम पृथ्वी की गुरुत्व क्षेत्र में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वही हो जाएगा गुरुत्वीय विभव। तो आगे चलते हैं। गुरुत्वीय विभव हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि हमको अनंत से वहाँ तक लाना पड़ता है, इस वजह से। और यही हम बाद में ये लगाते हैं अनंत पर भेजने के लिए, तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगी किसी पिंड को भेजने के लिए, जो हम रॉकेट साइंस में यूज़ करते हैं। तो गुरुत्वीय विभव V सदैव ऋणात्मक होता है। मात्रक इसका होता है जूल पर केजी। आगे चलते हैं। वीमा जो होती है L2T-2 होती है, या अदिश राशि होती है। आगे चलते हैं। V इज इक्वल टू -Gm/r। ठीक है, फिर आगे चलें। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को, अब वही चीज़ है वो वहाँ यहाँ भी है कि जितना ऊर्जा काम करना पड़ेगा वही है। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त है उसे बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर से, किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त है उसे बिंदु पर वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। अगर कोई पिंड है वो अनंत पर पड़ा हुआ है या इन्फिनिटी पे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है Pe, दैट इज़ 0। ये 0 हो जाती है, होती है, माना जाता है ये। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अब वहाँ से अनंत से हम ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आ रहे हैं, यानी जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल एरिया है उसमें हम लेके आ रहे हैं, तो माइनस हो जाती है। तो U इज इक्वल टू -Gmem/re, क्योंकि रेडियस लेना है हमको और रेडियस ही बताता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई पिंड पृथ्वी तल के ऊपर h ऊंचाई पर हो, तब उसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी Re + h हो जाएगी। मान लिया कोई पिंड है ये, ठीक, ये पृथ्वी है, इसकी जो रेडियस है ये R है, ये ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो उसका पृथ्वी के क्षेत्र से, इसके केंद्र से जो स्थल से है वो रेडियस मानी जाती है। तो आगे चलते हैं।
अगर इससे भी ऊपर है h ऊंचाई पर तो हम RE प्लस एच हो जाएगी। तब स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी U इज इक्वल टू माइनस GMEM अपान RE प्लस एच, ये हो जाएगी। आगे चलते हैं, संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। किसी सरल लोलक को पहाड़ पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल में कमी आ जाती है। अगर कोई भी पहाड़ पर लेके जाए सरल लोलक को तो उसके आवर्तकाल में कमी आ जाती है। क्यों? वो ग्रेविटी की वजह से। आगे चलते हैं, कैसे होगी आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर आते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। जो किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटेशनल स्पीड होती है वो कैसे हम निकालेंगे, उसको हम देखते हैं। V0 इज इक्वल टू GME अपान RE प्लस एच। कोई भी जो वो होता है सैटेलाइट, वो पृथ्वी की त्रिज्या से h ऊंचाई पर स्थित किया जाता है, इस वजह से RE प्लस एच होगा। और जो ME होगा वो अर्थ की है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही। ठीक है, यही होता है। अगर कोई पृथ्वी के अति समीप है यानी त्रिज्या के बराबर है पे है तो हम ये इसमें संशोधन कर देते हैं। V0 इज इक्वल टू √GME अपान RE। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर हम फार्मूले में G की वैल्यू रख देते हैं, मतलब GMEM ऐसे करके रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है V0 और RE अपान स्मॉल g बटे RE प्लस एच हो जाएगा। हम इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये पता है, जो कैपिटल G ये वाला सिंबल है उससे हम इसकी निकाल सकते हैं वैल्यू, तो हम G का रखते हैं। फिर आगे चलते हैं कि उपग्रह की चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। कोई भी उपग्रह हो, उसकी जो चाल होगी वो सिर्फ किस पे निर्भर करती है? H पर। जितने ऊंचाई रहेगी, अगर ज़्यादा ऊंचाई पे है तो उसकी जो कक्षीय चाल होगी वो कम होगी तो ग्रेविटेशनल जो उसकी चाल होगी ज़्यादा होगी। और उपग्रह का परिक्रमण काल कितने देर में परिक्रमा करेगा, तो h ऊंचाई पे इतनी होगी। T इज इक्वल टू 2π √RE प्लस एच की पावर 3 अपान GR²। अगर सतह के समीप है तो RE h हट जाएगा तो RE हो जाएगा। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2π √RE अपान G हो जाएगा। तो उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ही निर्भर करता है, ये दिखाता है। ठीक है, बाकी तो सब कांस्टेंट हैं, इसलिए उस पर तो निर्भर नहीं करेगा, h के क्यूब पे ही निर्भर करेगा। जैसा h होगा वैसा वो उसका जो है ज़्यादा होगा परिक्रमण काल। जाहिर सी बात है, कक्षा जैसा अगर हाइट बढ़ जाएगी तो कक्षा का रेडियस बढ़ जाएगा। जब कक्षा का रेडियस बढ़ जाएगा तो जो है उसका परिक्रमण काल बढ़ ही जाएगा। जैसे बुध सूर्य के नज़दीक है तो उसका जो परिक्रमण काल है वो ज़्यादा होता है। पृथ्वी और बृहस्पति मतलब कम होता है बुध का। बाकी जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं उनकी रेडियस बढ़ती है, उनका जो कक्षाओं की रेडियस बढ़ती है, तो वैसे वैसे उनका परिक्रमण काल भी बढ़ता रहता है। फिर आगे चलते हैं, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि उपग्रह का जो कुल ऊर्जा होती है E वो इक्वल होती है -12 GMEM अपान RE। ठीक, वो ऋणात्मक में होती है। अब ऋणात्मक होती है क्यों, देखते हैं। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों शून्य होती है। किसी भी पिंड की अगर अनंत पे है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, अभी हम पढ़ चुके हैं आगे, उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। तब कुल ऊर्जा माइनस वैल्यू होने का अर्थ है कि उपग्रह को अनंत पर भेजने के लिए, अर्थात कुल ऊर्जा को शून्य करने के लिए हमें उपग्रह को ऊर्जा देनी होगी, तो इसलिए हम उसको ऋणात्मक देते हैं। फिर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते किसी पिंड अथवा उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। कोई भी पिंड को अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी ये जो है अपनी कक्षा छोड़ करके पलायन कर जाए, तो जो ऊर्जा दी जाती है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। जो
आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा वही होती है जिसको बाउंडिंग बनाए रहती है। तो यू बी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी एम ई एम अपान आर ई, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम जी आर ई। फिर ये तो यानी जो बंधन ऊर्जा होती है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बंधन ऊर्जा यानी उसके द्रव्यमान की, क्योंकि ये जी और आर ई ये तो कांस्टेंट है, एम जो है उसका द्रव्यमान है, उसी पे डिपेंड करता है। फिर आगे चलते हैं पलायन ऊर्जा व पलायन वेग। तो पलायन वेग अभी नाम से ही उसकी डिफिनीशन समझ में आ रही है कि पलायन कोई भी चीज़ भाग जाए जहाँ है वहाँ से। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। जैसे हम सैटेलाइट भेजते हैं तो पलायन वेग से ही भेजते हैं कि ताकि वो वापस ना आ जाए। अभी वापस आ जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसीलिए उसको गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंकते हैं ताकि वो वहीं बना रहे अंतरिक्ष में। तो पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को जितनी दी जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा यानी उसको पलायन ऊर्जा कहते हैं। पलायन ऊर्जा जो इक्वल होती है जी एम ई एम अपान आर ई ये होती है। ठीक है, उसको हम निकालेंगे कैसे? पलायन ऊर्जा का हम वो रखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी गतिज ऊर्जा है, वो उसके इक्वल होगी। तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी उसके बाद जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। तो ये हमारी वी ई जो है वही हमारी गतिज ऊर्जा है। स्केप्ड मतलब वो पलायन ऊर्जा है यानी स्केप्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ हम इक्वल कराएंगे इसको, क्योंकि ये भी ऊर्जा है वो भी गतिज ऊर्जा था, ये पलायन ऊर्जा बाद में आई, ये गतिज ऊर्जा जो थी वो उसके इक्वल थी। फिर आगे चलते हैं वी इज इक्वल टू आती है 2 जी एम ई अपान आर ई। पलायन वेग जो होता है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पिंड का द्रव्यमान नहीं है। ठीक, किस पे निर्भर करता है? पृथ्वी के। ठीक है, तो V0 इज इक्वल टू स्मॉल जी के फॉर्म में लिखेंगे √2 जी आर ई। फिर आगे चलते हैं, यदि हम किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर यानी वर्टिकली, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकें तो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा, अर्थात अनंत पर चला जाएगा। अगर हम इतनी स्पीड से किसी को फेंक दें तो, अरे किसी को फेंक दें मतलब इंसान को नहीं, पिंड को फेंकें तो। फिर हम जो भी सैटेलाइट यूज़ करते हैं भेजने के लिए, तो हम इस स्पीड से भेजते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी से 6.37 इंटू 10⁶ मीटर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई तक भेजने के लिए, किसी भी सैटेलाइट को अगर हमको इस्टेब्लिश करना है पृथ्वी की त्रिज्या पे के मैक्सिमम यानी ऊंचाई पे, तो उसे हम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं। ठीक है, फेंकना होगा। यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़ करके √2 गुनी हो जाए अथवा पृथ्वी की गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा। मतलब सिर्फ √2 अगर बढ़ जाए तो तुरंत अपनी कक्षा छोड़ करके वो भाग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और मैं अच्छी वीडियो ऐसे बनाता रहूं। धन्यवाद।